अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ बच्चों, जमात दहुम में 10वीं क्लास में हम एक अफ़साना का मुताला कर रहे हैं और इन्वान है इबरत। हमने इससे पहले 2 हिस्से इस इबरत के पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने पिछले क्लास में हमने ठाकुर साहब और जो वहाँ पर दो जो मुसाफिर लेटे हुए थे उनके दरमियान में जो सख्त कलामी हुई थी उसका हमने मुताला किया। हमने देख पढ़ा कि जब ठाकुर साहब और मास्टर जी रेल के जिस डब्बे में गए वहाँ पर 4 मुसाफिर थे, जिसमें से 2 लेटे हुए थे। दारोगा साहब उनमें से एक मुसाफिर से सख्त लहजे में बात करते हैं और वो लेटा हुआ मुसाफिर भी उससे अपने किए की याद दिलाता है, यानी कि जो उसने दौरान मुलाजिमत जो सख्ती उसके साथ की थी, खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम में जो उससे 25 रुपये लिए थे, उसका वो आज हिसाब किताब ले रहा है। दूसरा मुसाफिर से जब वो मुखातिब है तो वो भी उससे अपनी पुराने किए की याद दिलाता है, जैसे कि उसने बिल्हौर में जो मेला लगा था वहाँ पर उसने उसकी मारपीट की थी, उसकी वजह से वो उसे खफा थे और वो उस पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था। अब हम आज सफ़ा नंबर 42 से मुताला करते हैं, उसी इबरत को आगे जारी रखते हुए। जैसे कि हमने कहा पढ़ा था कल, यहाँ तक हमने पढ़ा था। वो मुसाफिर दूसरे मुसाफिर से वो दारोगा साहब कहता है, अरे भाई मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी थी। तो उस वो कहता है, अरे आपने बेशक नहीं देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने तो मुझे अच्छी तरह देखा था। यानी कि वो उसको याद दिलाता है कि आपने मुझे उस मेले में आपने बहुत मारा पीटा था, उसका ज़ख्म आज भी मेरे दिल पे ताज़ा है और तब से उस दवा की मैं तलाश कर रहा हूँ। भारे आज मौका मिला है, पेज नंबर 143 में देख सकते हो। बारे यानी कि बड़ी मुश्किल से आज मुझे मौका मिला है। मैं भी ठाकुर हूँ, उसे याद दिलाता है, कहता है मैं भी ज़ात में अगर देखा तो मैं भी एक ठाकुर ज़ात हूँ। आपसे इज्जत में, हसीयत में, ख़ानदान में हीटा नहीं। यानी कि अगर इज्जत, हसीयत और ख़ानदान को देखा जाए तो मैं आपसे हीटा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ। खामोश बैठ जाए वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाए। मुसाफिर उससे कहता है, ठाकुर से कहता है, खामोश बैठ जाओ वरना कहीं मेरे सर पर शैतान सवार ना हो जाए। सर पर शैतान हो सवार होना एक मुहावरा है जिसके मानी है गुस्सा आना। उससे कहता है अब खामोश बैठो वरना कहीं मुझे गुस्सा आ जाएगा। पंडित जी अब तक खामोश थे। पंडित जी इन दोनों के दरमियान जब तक गुफ्तगू चल रही थी तब तक वो खामोश बैठे हुए थे, दिल में कांप रहे थे, दिल ही दिल में वो डर रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। वो दिल ही दिल में डर रहे थे कि कहीं आपस में ये लड़ ना जाएं, मारपीट ना हो जाए। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, तो गेहूं के साथ घिन भी पिस जाए। तो उसको खौफ था ये गेहूं के साथ गुन भी पिस जाए, एक मुहावरा है, यानी कि बेगुनाह खताकार के साथ सजा पाए। एक मुहावरा है, यानी कि कोई खताकार है, खता करने वाले के साथ बेगुनाह भी उसका सजा पाए। उसको मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। कि जिसने खता किया है उसको तो मिलने की सज़ा, लेकिन उसके साथ जो बेखता है उसको भी उसको साथ जो सज़ा मिलती है, उस वक़्त ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। मास्टर जी ने ठाकुर साहब को साइड में या थोड़ा सा अलग करके समझाया। ठाकुर ने तरह देने में खैरत समझी। ठाकुर साहब ने भी बात को टालना ही बेहतर समझा। यूं ही तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने उस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। जैसे ही रेल तीसरे स्टेशन पर रुक गई तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने अपने बीवी बच्चों को उस डब्बे से निकाला। उन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठा उठा कर फेंक दिए। क्या किया उन्होंने? उनकी सामान को, दारोगा साहब की सामान को, ठाकुर साहब के सामान को क्या किया? उठा उठा कर बाहर फेंक दिया।
जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे औंधे मुंह प्लेटफार्म पर गिर पड़े। जैसे ही दारोगा साहब ठाकुर साहब ट्रेन के डब्बे से नीचे उतरने लगे तो एक ने उसे ऐसा धक्का दिया कि बेचारा दारोगा साहब ठाकुर साहब जमीन पर मुंह के बल गिर गया, औंधे मुंह के बल। घाट से फरियाद करने दौड़े थे कि इतने में इंजन ने सीटी दी, जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कि उसने सोचा कि जाके जो वहां पर गार्ड है उससे शिकायत करें, लेकिन वो जाने वाले ही थी कि ट्रेन के इंजन ने सीटी बजा दी। जाकर वो जहां जिस जगह में जाना था उस डब्बे में जाकर वो बैठ गए। यह हालत ठाकुर साहब के साथ जो ट्रेन के डब्बे में पेश आने वाला वाकया था। अब हमने पहले पढ़ा है कि मुंशी बीजनाथ दूसरे डब्बे में चले गए थे उस धक्कम में। अब उसकी क्या हालत है जरा हम देखें। उधर मुंशी बीजनाथ की इससे भी बुरी हालत थी। मुंशी साहब की हालत तो ठाकुर साहब से भी बहुत बुरी थी। सारी रात जागते गुजर गई, पूरी रात उसने जाग कर गुजारी। जरा पैर फैलाने की भी जगह न थी। जिस डब्बे में गए मुंशी साहब वहां पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि पैर फैलाने की जगह तक नहीं थी। जेब में शराब की बोतल रखी थी। मुंशी साहब की जेब में शराब की बोतल थी। हर स्टेशन पर स्टीम तेज कर लेते थे। जहां जहां ट्रेन रुकती थी शराब का बोतल निकालते और शराब पी जाते। जैसे कि ट्रेन का इंजन जब स्टेशन पर रुकता है तो इंजन बनने के बाद वो और आगे तेजी से बढ़ता है, उसी तरह वो भी जहां जहां ट्रेन रुकती थी शराब की बोतल निकालते और शराब पी लेते। मामूल से ज्यादा पी गई। इस तरह वो अपनी मामूल से, अपनी हद से ज्यादा शराब पी गई। एक तो शराब का नशा, उस पर जगह की तंगी। एक तरफ शराब का नशा उस पर असर करने लगा, दूसरी तरफ जगह की तंगी भी हो गई। हाजमे में फतूर पड़ गया। हाजमे में फतूर पड़ गया, नहीं हाजमा बिगड़ गया, फतूर पड़ गया, हाजमा बिगड़ गया। पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। कहीं हिलने की जगह न थी, यानी कि उसका हाजमा बिगड़ गया, पेट में दर्द होने लगा, बेचारा बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब तो वहां पर हिलने की जगह तक भी नहीं थी। इस हाल आसार नजर आने लगी, यानी कि उल्टी के आसार उसको नजर आने लगी। उसको ऐसा महसूस हो गया कि अब भाई मुझे उल्टी होने वाली। उल्टी, इस हाल कहते हैं उल्टी को, ठीक है ना, दस्त होना, सॉरी उल्टी नहीं दस्त, जैसे कि आप जानते हो जुलाब वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, ठीक। उसको पेट मरोड़ हो गया था ना, तो असहाल क्या जान कि उसको दस्त के आसार नजर आने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह जब्त किया, लखनऊ तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया, मगर और आगे चलकर यारा जब्त न रहा। लेकिन लखनऊ तक तो उसने बर्दाश्त की जितना मुमकिन हो, लेकिन लखनऊ पहुंचने के बाद उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। यारा जब्त उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। एक स्टेशन पर उतर पड़े। वहां वो किसी स्टेशन पर जब ट्रेन रुक गई तो वहां पर वो उतर गए। खड़े ना हो सकते थे। मुंशी की हालत बहुत बुरी थी, वो खड़े नहीं बैठ सकते थे। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। जैसे वो उतर गए प्लेटफॉर्म पर ही वो लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़े। मुंशी साहब की बीवी भी डर गई। मुंशी को इस हालत में देखकर वो भी उतर गई। खींच खांच कर असबाब उतारा। उन्होंने सामान को खींच कर नीचे उतार दिया जो उसके सामान था। जल्दी में ट्रंक उतारना भी भूल गई, लेकिन सामान को उतारते उतारते वो उस संदूक को उतारना भूल गई जहां पर उसने पैसे वगैरह रखे थे। दारोगा जी ने जमीन पर लेटे हुए देखा तो समझ गए हजरत ज्यादती कर गए। जैसे दारोगा साहब ने देखा कि मुंशी साहब जमीन पर लेटे हुए कि साहब ने तो ज्यादा पी ली है। मुरावत ने उतरने पर मजबूर किया, यानी कि हमदर्दी की वजह से वो क्या हो गए। मुरावत हमदर्दी को कहते हैं। हमदर्दी की वजह से क्या हो गए, वो उतरने पर मजबूर हो गए। सब ने यहीं पर पड़ाव डाला। सब यहीं रुकने लगे। दारोगा साहब, मुंशी साहब, मास्टर साहब सब यहीं पर बैठ गए।
देखा तो मुंशी की हालत अबतर थी। जब उन्होंने देखा तो मुंशी की हालत बहुत बुरी थी। उसे बुखार हो रहा था। क्या हो रहा था? बुखार हो रहा था। तशंज तुशंज कहते हैं रगों का खींचना, इनकी बदन में दर्द होना, पेट में मरोड़, कई उल्टी और दस्त, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, दस्त जैसे को लोकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? जुलाब। ओके। बड़ी तशवीशी, उनको क्या हो गया? फिक्र हो गई, भाई अब हम क्या करें मुंशी साहब का। वहां रेलवे स्टेशन का जो मास्टर था, मास्टर ने समझा हैजा हो गया, एक बीमारी है जो दस्त का ही अलामत होती है, जो अनकंट्रोल होता है। उसको लगा कि मुंशी साहब को हैजा हो गया है। हुक्म दिया मरीज को अभी बाहर ले जाओ। उसने कहा कि जल्दी जल्दी मरीज को यहां से बाहर ले जाओ। दारोगा जी ने हर चंद मिन्नत की, दारोगा साहब ने उसे समझाने की बहुत मिन्नत कोशिश की, मगर उन्होंने एक न सुनी। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर एक दरख्त के नीचे लाए। उन्होंने दारोगा साहब और मास्टर साहब ने किसी तरह से मुंशी साहब को स्टेशन से बाहर ले आया और एक दरख्त के नीचे रखकर रखा। मुंशायन रोने लगी। मुंशायन मुंशी की बीवी मोनस मुंशायन रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। अब उन्होंने किसी डॉक्टर की तलाश शुरू की, किसी डॉक्टर के पास ले जाए। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शफा खाना था। वहां रेलवे स्टेशन के नजदीक में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी था, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता था। लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर की जगह क्या था? कंपाउंडर वहां पर काम करता था। तो हम अजीज बच्चों यहीं तक ही हम आज सबक का रखते हैं। इससे आगे वाला हिस्सा इंशाअल्लाह वो कल के सबक में हम मुताला करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।